झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। T20 की पिच पर भारत के आगे पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। आईसीसी के सामने पाकिस्तान ने नाक रगड़ते हुए घुटने अब टेक दिए। कल तक जो पाकिस्तान टीम इंडिया के साथ नहीं खेलने की हेकड़ी सारी दुनिया के सामने दिखा रहा था, वो अब ये कह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ वो खेलेगा। यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर हमसे हारने का मन बना लिया है। पाकिस्तान सरकार अब कान पकड़कर माफी मांगते हुए कह रही है कि हमें खेलने दो हुजूर, हमारे पैसे मत हमसे छीनो। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान झुका क्यों और कैसे बांग्लादेश को दोस्त बनाकर अब वो फंस चुका है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 8 दिन तक ड्रामे के बाद आखिरकार आसिम मुनीर और नकवी की हेकड़ी कैसे निकल गई। अब ये तय हो गया कि 15 फरवरी को श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। पहले जो इस मैच के न होने के तमाम विवाद खड़े हुए थे, उस सब पे विराम लग गया है और मैं इसके लिए बीसीसीआई की ओर से आईसीसी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बांग्लादेश के कंधे पर रखकर पाकिस्तान बंदूक चला रहा था। वो बांग्लादेश के बहाने अपना उल्लू सीधा करने में लगा था। यही कारण है कि पाकिस्तान आईसीसी के साथ प्रेशर गेम वाली पॉलिटिक्स कर रहा था। उसने जो भी डिमांड रखी थी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसे आईसीसी ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने मांग रखी थी कि भारत पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज हो, जिसे आईसीसी ने नहीं माना। हैंडशेक प्रोटोकॉल लागू किया जाए, यह भी पाकिस्तान की मांग थी। इस डिमांड को भी खारिज कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिकोणीय सीरीज की मांग को भी नामंजूर कर दिया गया है। रेवेन्यू में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाए जाने की मांग भी की गई थी, उसको भी नहीं माना गया है। टीम इंडिया इस साल बांग्लादेश का दौरा करे, इस मांग को भी फिलहाल नहीं माना गया है। जब पाकिस्तान को भारत से मैच खेलना ही था, तो बॉयकॉट को लेकर इतना ज्यादा ड्रामा आसिम मुनीर की फौज और उनके देश ने क्यों किया? क्या डॉलर के दबाव में पाकिस्तान की सारी अकड़ अब ढीली पड़ गई है? बिरादर बांग्लादेश से मोहब्बत वाला उसका दांव फुस हो गया। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान को डर था कि आईसीसी ने सख्त कार्रवाई कर दी तो क्या होगा। इसके साथ ही क्रिकेट में अलग थलग पड़ जाने का डर उसको सता रहा था। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने पर पाकिस्तान को 2300 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता। जी हां, 2300 करोड़ रुपए का। 300 करोड़ से अधिक का भारत का जुर्माना उस पर लग सकता था। 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की भागीदारी शुल्क भी का नुकसान भी उसको उठाना पड़ता। आईसीसी 285 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व भी पाकिस्तान का फ्रीज कर देता। इसके साथ ही पाकिस्तान को अपनी इमेज और खराब होने का डर सता रहा था। और यह सब तब होता पाकिस्तान पे जब वो फटेहाल है, वो कहां से इतना ज्यादा डॉलर का नुकसान और झेल पाता। पाकिस्तान के यू टर्न पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और अब नकवी की थू थू हो रही है। बयानबाज शहबाज शरीफ अब आवाम को कैसे मुंह दिखाएंगे? पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में बांग्लादेश का नाम लेकर ड्रामेबाजी शुरू की थी। आईसीसी ने बांग्लादेश को कई विकल्प दिए, मगर बात नहीं बनी और बांग्लादेश विश्व कप से बाहर हो गया, जिससे उससे 240 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। तब पाकिस्तान बांग्लादेश से दोस्ती दिखाने के लिए डींगे हाँकने लगा कि वो भारत के साथ अब मैच नहीं खेलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमता है, वो कैसे क्रिकेट से होने वाली कमाई को छोड़ देता? लेकिन पाकिस्तान के चक्कर में बांग्लादेश आज माथा पीट रहा होगा। हालांकि आईसीसी ने बांग्लादेश पर बड़ा दिल दिखाया। भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार करने वाले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आईसीसी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा, उस पर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश पर कोई बैन नहीं लगाने के साथ उसे 2031 के वर्ल्ड कप के पहले एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी सौंपे जाने का भी फैसला लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की दगाबाजी से बांग्लादेश मझधार में फंस गया। इस दांव में बांग्लादेश चारों खाने चित है। बांग्लादेश को एक टूर्नामेंट की मेजबानी का भरोसा मिला है, जो 4 साल बाद ही हो पाएगी। यानी कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा और जैसा मैंने पहले कहा, एक बार फिर वर्ल्ड कप के मैच मैदान पे पाकिस्तान भारत से हारने को अब तैयार दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगली खबर की ओर। खाड़ी में ईरान मिसाइल अब रेडी हो चुकी है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की कैसे कभी बढ़ रही है, आइए इस खबर पर अब नजर डालते हैं। और अब बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत होने ही वाली है? मस्कट से हुई बातचीत के बाद तनाव कम होने की बजाय अब और ज्यादा दोनों के बीच बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ने पूरी दुनिया को इस वक्त डरा के रखा हुआ है। यानी आज की रात खाड़ी में अग्नि परीक्षा की रात है। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को
टारगेट पर रखते हुए अपने मिसाइलों को स्टैंड बाय मोड पर रखा है। खमेनेई की बैलिस्टिक मिसाइलें उन तमाम अमेरिकी ठिकानों को राख करने के लिए तैयार हैं जहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जवाब में अमेरिका ने ईरान के पास पहले से समंदर में तैनात दुनिया के सबसे बड़े जंगी बेड़े की साइज को और बढ़ा दिया है, आर्माडा को और मजबूत कर दिया है। मतलब साफ है, खाड़ी में महाजंग का सायरन ऑन हो चुका है। तो अब समझिए, फारस की खाड़ी में अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की ताकत दरअसल है क्या? 1 लाख टन का यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में चलता फिरता अमेरिकी किला है। इस पर एक साथ 90 बॉम्बर, फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट और बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट शामिल हैं। ये दोनों लड़ाकू विमान कई तरह की मिसाइलें और बम से हमला करने में सक्षम हैं। इनके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 3 विध्वंसक युद्धपोत भी हैं। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन जूनियर, यूएसएस सेम्प्रास और यूएसएस माइकल मफी। ये तीनों युद्धपोत कई तरह के हथियारों और रडार से लैस हैं और चंद घंटों में इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ 2 और युद्धपोत और जुड़ने वाले हैं। ईरान जिस तरीके से अमेरिका की आंख में आंख डाले हुए है, क्यों अमेरिका डर रहा है, जरा आपको इस दुनिया के नक्शे पे समझाने की कोशिश करता हूं। इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हो रहा है इस मैप को जरा गौर से आप देखिए। लाल रंग के जो डॉट्स आपको दिखाई देते हैं इस मैप में, ये वो जगह जहां पर अमेरिकी बेस मध्य एशिया में बना हुआ है, मिडिल ईस्ट में। जबकि पीली लाइन है, ये जो पीली लाइन आपको दिखाई दे रही है, 1000 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, ये जो पीली लाइन आपको ये दिखाई देता है, ये ईरान की मिसाइलों की रेंज है। साफ है कि ईरान की मिसाइलें न सिर्फ उसके पड़ोसी देशों बल्कि पूरे मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम है। इतनी दूर क्षमता तक मार करने वाली मिसाइलें इस वक्त ईरान के पास तैयार हैं। अब समझिए वो कौन से अमेरिकी बेस है जो ईरान के डायरेक्ट टारगेट पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पहला नंबर है कतर के अल उदैद एयरबेस का। यह अमेरिका का पूरे इलाके में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। दूसरे नंबर पर है इराक का एन अल असद। इस पर 2020 में भी वो हमला कर चुका है। कुवैत में कैंप अरफिजान अमेरिकी सेना का एक बड़ा लॉजिस्टिक हब है। वहीं बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है। जबकि यूएई में अब अल थफरा एयरबेस से अमेरिकी फाइटर जेट और ड्रोन ऑपरेट होते हैं। दरअसल ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है जो पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप के बड़े हिस्से में अमेरिकी बेस और अमेरिका के दोस्तों को घरों तक हमला कर सकता है और चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। इसकी सटीकता और हाइपरसोनिक स्पीड इसे अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बनाती है। दूसरे नंबर पर सेजिल है। इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर चलती है जिससे इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर देसफुल है। 1000 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल इराक और खाड़ी देशों में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने के लिए काफ़ी मानी जाती है। ईरान की फतेह-1 और इमाद मीडियम रेंज की एडवांस मिसाइलें हैं जो इजराइल और खाड़ी देशों में सटीक हमला करने के लिए काफ़ी बताई जाती है। यानी बहुत तेज़ी से लड़ाई के हालात जो हैं वो खाड़ी देशों में इस वक्त तैयार हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। आज मेरे साथ चक्रव्यूह में वक्त हो गया समाप्त का, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह पब्लिक व्यू की बात जरूर करूंगा मैं। हिमानी रावत का पोस्ट है, चाहे खेलो या फिर जंग का मैदान, भारत के खिलाफ जब जब आएगा हारेगा पाकिस्तान। जय हिंद। संदीप नारायण लिखते हैं एक और पोस्ट में, अगर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब अस्तित्व में है ही नहीं तो संसद में उसका प्रदर्शन क्या राजनीतिक ड्रामा और झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश नहीं है। वंदना पांडे एक और हमारी दर्शक लिखती हैं, देश में कायदे कानून क्या सिर्फ गरीब आदमी के लिए हैं? रसूखदारों को बचाने में क्यों पूरा सिस्टम लग जाता है? ये कानपुर की घटना पर ऐसा लिख रही हैं। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।